गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी की क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसको कौन कौन से जो बाह्य कारक हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं, वो कौन कौन से कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। मतलब किन कारकों की वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में गिरावट आती है, किन कारणों से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वृद्धि होती है। ठीक है, किन किन वो ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से बाह्य कारक हैं जिनकी वजह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है जो प्रभावित होती है। तो ऐसे मुख्यतः मैंने 5 to 6 आपके जो कारक हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट जैसे आपका CO2 सभी जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है लाइट मतलब सनलाइट। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश की बहुत ही अहम भूमिका होती है। उसको प्रकाश मिल रहा है प्रॉपर कि नहीं मिल रहा है। तीसरा है आपका टेम्परेचर, तापमान। यदि तापमान अधिक है कम है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार से होगी, क्या इफेक्ट करेगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, उसके बारे में बताएंगे। वाटर उसको मिल रहा है, ऑक्सीजन और केमिकल कंपाउंड का भी एक अहम रोल है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो सबसे पहला जो कारक है आपका CO2 को हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो अधिकांश हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्यतः यही होता है कि जो हरे पेड़ पौधे रहते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। और जीव जंतुओं द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है, जिससे ये साइकिल चलती रहती है ताकि हम भी श्वसन कर पाते हैं और पेड़ पौधे भी। ठीक है, वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा बढ़ा दी जाती है तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ने लगती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, फिर जब उन्हें CO2 की मात्रा ज़्यादा मिलेगी तो प्रकाश संश्लेषण की दर भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, बढ़ जाएगी। किंतु जब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में अधिक हो जाती है तब पौधे में प्रकाश संश्लेषण की दर घटने लगती है। यदि उसको प्रॉपर किसी एक ही पेड़ पौधे को CO2 की मात्रा अधिक दे दी जाए तो क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण की दर है जो वो बढ़ जाती है। लेकिन पूरे वायुमंडल में ऑल ओवर पूरी जगह पे क्या हो, प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि बढ़ा दी जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाएगी। यदि हम पर्टिकुलर एक पौधे को CO2 ज़्यादा दे रहे हैं तब तो वो बढ़ा देगा, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की दर। लेकिन ऑल ओवर यदि पूरे वायुमंडल में उसकी CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब उस स्थिति में जो प्रकाश संश्लेषण की दर है वो घटने लगती है। ठीक है, तब पौधों में प्रकाश संश्लेषण दर घटने लगती है। थॉमस एवं हिल के अनुसार टमाटर के पौधों को 0.03% के स्थान पर 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड 2 सप्ताह के लिए दी गई तो उन्होंने देखा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है, क्योंकि लगातार दी जा रही है 0.03 और 0.3। ठीक है, पौधों द्वारा ली गई कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एपिडर्मल कोशिकाओं अथवा स्टोमेटा द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। जब वो CO2 की मात्रा ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं तो CO2 को कौन बाहर निकाल देता है, एपिडर्मल सेल या फिर स्टोमेटा, रंध्र के द्वारा वो CO2 को ही बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इस गैस की मात्रा मीजोफिल को घायल कर देती है। यदि CO2 की मात्रा प्लांट्स में, पेड़ पौधों में ज़्यादा हो जाए तो वो किसको नष्ट कर देते हैं, मीजोफिल सेल को हानि पहुंचाते हैं, उसको घायल कर देते हैं। पौधों द्वारा अवशोषित CO2 कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड अथवा कार्बनिक अम्ल के रूप में पहुंचती है। वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड निरंतर पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग होती रहती है। यदि CO2 की मात्रा 0.03% ही रहे तो वो प्रॉपर उनका जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया है वो चलती रहती है। लेकिन यदि ऑल ओवर पूरे वायुमंडल में इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो हम भी सांस नहीं ले पाएंगे।
रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम कर देंगे, और कम कर देंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम देंगे वो हमें ऑक्सीजन, जिससे हमें भी जो सांस लेने में है वो दिक्कत हो सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा जो पर्वतारोही होते हैं या हम कहीं ऊपर पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वहाँ क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का स्तर जो है वो कम होने लगता है और CO2 का बढ़ जाता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हम ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ जो पेड़ पौधे हैं उनका दायरा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है, इसलिए वहाँ पर क्या रहता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए जो भी पर्वतारोही होते हैं या पर्वत पर चढ़ने वाले होते हैं वो अपने साथ क्या ले जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, ठीक है। दूसरा था लाइट। लाइट क्या है, तो हरे पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण पर प्रकाश के ऊपर तथा प्रकाश तीव्रता के प्रभाव महत्वपूर्ण होते हैं। प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया है कि लाल तथा नीले प्रकाश में यह क्रिया ठीक प्रकार होती रहती है। इसके विपरीत पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट, हरे, पीले, इंफ्रारेड प्रकाश में यह क्रिया संपन्न नहीं होती है। प्रकाश तीव्रता का प्रकाश संश्लेषण पर महत्वपूर्ण प्रभाव जो है प्रभाव पड़ता है। लगभग 3% प्रकाश कोशिकाओं में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट का क्लोरोफिल वर्णक पिगमेंट द्वारा अवशोषित किया जाता है। देखिए क्या मतलब हुआ, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उस पर लाइट का बहुत इफेक्ट पड़ता है। यदि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में केवल लाल और ब्लू प्रकाश यदि दिया जाता है पेड़ पौधों को तो वो उसमें अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आराम से करते हैं, जैसे उनकी प्रॉपर चलती है। लेकिन यदि हम उसको अल्ट्रावायलेट किरणें दें, मतलब पराबैंगनी किरणें दें या फिर पीला नीला प्रकाश दें, तब उस स्थिति में वो क्या करने लगते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। कटिबंधीय पौधों में 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है। जीव द्रव्य की अन्य एंजाइम रासायनिक क्रियाओं की दर तापमान के परिवर्तनों से घटती और बढ़ती रहती है। जैसे ही टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा, जो उनका जीव द्रव्य की एंजाइम की जो क्रियाएं रहती हैं वो स्वतः ही घटने और बढ़ने लगती हैं। रासायनिक क्रियाओं की दर तापमान के परिवर्तन से घटती और बढ़ती है। ट्रॉपिकल जलवायु के पौधों के लिए मध्यम तापमान लगभग 18 से 30 सेंटीग्रेड होता है। टेम्परेट तथा शीत जलवायु वाले पौधे में फोटोसिंथेसिस के लिए उचित तापमान 9 से 10 सेंटीग्रेड होता है, परंतु रेगिस्तानी पौधों में 55 सेंटीग्रेड तथा गर्म स्रोतों के एल्गी 75 सेंटीग्रेड पर भी फोटोसिंथेसिस करते देखे गए हैं। देखिए क्या मतलब हुआ इसका, तापमान का विशेष प्रभाव पड़ता है प्लांट्स में। जैसे रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को लगभग 55 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो क्या कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने लगते हैं। यदि हमारे क्षेत्र में जहाँ हम रह रहे हैं यदि वहाँ 55 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो प्लांट्स जो है वो सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ के प्लांट्स में अलग उसमें संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे नागफनी है, उसने अपने आप को क्या कर लिया, रेगिस्तान के प्रति क्या कर लिया, संवेदनशील बना दिया। उसने पत्तियों को क्या किससे ढक लिया, स्पाइंस से, कांटे से, ठीक है, जिससे कि उसकी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो तो उसमें ज़्यादा जल की आवश्यकता ना पड़े, या सूर्य के प्रकाश में जो उसका जल है जो उसने संचित किया है वो भाप के द्वारा बाहर ना निकले। यदि वो नॉर्मल पेड़ पौधों की तरह होते वहाँ तो वो वहाँ सूख जाते। आपने देखा होगा रेगिस्तान में ज़्यादातर पेड़ पौधे जो रहते हैं वो स्पाइंस वाले रहते हैं, कांटे वाले रहते हैं और छोटी पत्तियों वाले रहते हैं, ठीक है। क्यों, यदि वो बड़ी बड़ी पत्तियों वाले रहेंगे तो भाई उस जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो उनमें ज़्यादा होगी, जिससे कि उन्हें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करनी पड़ेगी, भोजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहाँ उतना जल उपलब्ध नहीं है तो वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उन्होंने उसी प्रकृति के अनुसार अपने आप को वहाँ के अनुसार ढाल लिया है।
ठीक है। तो सभी क्षेत्रों में जब हम वहाँ के शीत क्षेत्रों की बात करते हैं तो वहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी संपन्न हो जाती है। और जब हमारे यहाँ यदि 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहेगा तो क्या होगा, जो पेड़ पौधे हैं वो एकदम से क्या हो जाएंगे, मतलब कोई क्रिया नहीं करेंगे। आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में पेड़ पौधे कैसे हो जाते हैं, जबकि हमारे यहाँ तो जो टेम्परेचर है वो उतना कम नहीं होता है। ठीक है, ऐसे प्रदेश जहाँ पे टेम्परेचर हमेशा ही 8 से 10 के बीच में रहता है वहाँ के पेड़ पौधे जो है उनको वहीं की प्रकार की हैबिचुअल हो जाते हैं कि मतलब कम तापमान पर भी वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तापमान का इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट है आपका वाटर। वाटर का तो अहम रोल है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जब जल अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, पौधों द्वारा अवशोषित जल की मात्रा का 1% जल प्रकाश संश्लेषण में काम आता है। जितना पौधे की जड़ें जो हैं वो उसको अवशोषित करती हैं जल को, उसका केवल 1% ही वो किसमें यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में। अच्छा ये बताइए, जो जल होता है वो किन कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है, किन सेल्स के द्वारा, किस पार्ट के द्वारा ग्रहण किया जाता है, और उसको प्लांट्स जो है, प्लांट्स में एक स्थान से जल को दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य कौन करता है? नहीं पता? देखो, रूट के द्वारा, रूट हेयर के द्वारा जल अवशोषित किया जाता है पृथ्वी के द्वारा, और उसको संपूर्ण उसमें ले जाने का कार्य होता है जाइलम का। ये तो नॉर्मल चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। जाइलम जो है वो रूट से अवशोषित जल को पूरे प्लांट्स के पूरे भाग में पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या कार्य है? फ्लोएम यदि पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की और उन्होंने भोजन का निर्माण किया तो उस भोजन को जड़ तक या पौधे के अन्य भागों तक, स्टेम तक, फल तक, फूल तक ले जाने का कार्य किसका होता है? फ्लोएम का। ठीक है, तो जल की कमी हो जाती है तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जल की कमी के कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं, अर्थात जीवद्रव की क्रियाशीलता जल की कमी के कारण घट जाती है। जल की कमी के कारण पत्तियों के स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, साथ साथ ही रसारोहण भी कम होने लगता है। रसारोहण की जो क्रिया होती है या स्टोमेटा के द्वारा जो जल बाहर निकालने की क्रिया होती है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन उपस्थित रहती है। यद्यपि ऑक्सीजन की मात्रा प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु यह देखा गया है कि यदि ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है तो प्रकाश संश्लेषण दर कम होने लगती है। बिल्कुल ऑब्वियसली, देखो सीधा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन यदि मान लीजिए प्लांट्स हैं और यदि हम पूरे एक हमने बॉक्स लिया, उसमें एक प्लांट्स को रख दिया और हमने उसमें क्या भर दी? ऑक्सीजन। अगर हमने उसमें ऑक्सीजन ही भर दी, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों को तो CO2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यदि CO2 नहीं है तो वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाएंगे, मतलब प्रकाश संश्लेषण की जो दर है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, यदि उनको उचित मात्रा में ऑक्सीजन और CO2 मिलती रहती है तो वो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है वो सामान्य रूप से चलती रहती है। यदि हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देंगे तो CO2 की मात्रा वहाँ पे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होने लगेगी? कम हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल रासायनिक पदार्थों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो पौधों में कुछ रासायनिक पदार्थ एंजाइम की क्रिया घटाने लगते हैं। ठीक है, हाइड्रोसायनिक अम्ल, हाइड्रोक्सिलेमीन, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले एंजाइम की क्रियाओं को कम कर देते हैं। बहुत कम मात्रा में क्लोरोफॉर्म ईथर उपस्थित होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत कम हो जाती है। यदि क्लोरोफॉर्म ईथर जो है यदि वहाँ पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है बहुत कम मात्रा में भी अगर पाया जाता है तो वो कम हो जाती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने पढ़ा
जो प्रकाश संश्लेषण है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। तो हमने ऐसे 6 फैक्टर के बारे में बात की। फर्स्ट था हमारा CO2, सेकंड था लाइट, थर्ड था आपका टेम्परेचर, फोर्थ था वाटर, ऑक्सीजन एंड इफेक्ट ऑफ केमिकल कंपाउंड। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।